हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी संविधान पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संविधान क्या है, संविधान कैसे बनाया, संविधान की क्या क्या बेसिक चीजें थी। हमने बेसिक पार्ट देखा कि संविधान हमारा आया कहाँ से, सबसे बड़ा संविधान किसका है, संविधान कहाँ से बना, अमेरिका किसका गुलाम था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे। आज का हमारा बेसिक से स्टार्ट होता है कि भारत के संविधान का विकास कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि पहली बार संविधान में कोई नियम कब लागू किया गया, यानी भारत का संविधान कैसे बना है, इस बात की तरफ हम गौर करते हैं। तो एक बात समझिएगा कि भारत का संविधान एक बार में लिखा गया नहीं है, ये क्रमिक परिवर्तनों का ही परिणाम है कि हमारे भारतीय संविधान में इतने ज्यादा नियम बने हुए हैं। और ये परिवर्तन कब बने या फिर भारतीय संविधान क्यों बनाया गया, कैसे इसकी नींव पड़ी, इस बात को हम समझते हैं। तो ब्रिटेन, आपको पता है ना कि भारत का भी गुलाम था, अमेरिका भी गुलाम था, अमेरिका भी ब्रिटेन देश का ही गुलाम था, और हमारा भारत ब्रिटेन का ही गुलाम था। भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। अब ये ब्रिटेन का गुलाम बना कैसे, इस बात की तरफ थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि ब्रिटेन का गुलाम भारत कैसे बना। तो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जो महारानी एलिजाबेथ है, ब्रिटेन में दो संसदीय प्रणाली होती है, वहां पे राजा भी होता है और संसद सरकार भी होती है, नेता भी होते हैं, दोनों ही चीजें चलती हैं। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा उन्हें ये अनुमति मिली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की कंपनी थी, ब्रिटिश की ब्रिटेन की कंपनी थी, जा करके भारत में व्यापार कर सकती है। तो उन्हें अनुमति मिली। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ये भी हमारा एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई। सबसे पहले व्यापार करने के लिए विदेशी हमारे भारत में आए, ब्रिटेन वाले। ठीक है, 1600 में वो भारत आ गए। तो उन्हें क्या हुआ कि 1765 तक उन्होंने व्यापार ऐसे ही करते रहे। और 1765 ईस्वी में, इससे पहले उन्हें सिर्फ व्यापारिक कार्य करने की अनुमति थी कि जाओ, तुम्हें जो खरीदना बेचना उत्पादन करना है, सारे के सारे व्यापारिक कार्य तुम कर सकते हो। लेकिन आते आते 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, मद्रास और उड़ीसा के प्रशासनिक कार्य में, यानी दीवानी जो होती है हमारी, दीवानी फौजदारी केस होते हैं, मुकदमे, इन प्रशासनिक कार्य को भी अनुमति दे दी गई कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक कार्य में भी दखलंदाजी कर सकती है, उन्हें ये अनुमति दे दी गई 1765 ईस्वी में। ठीक है, ये ब्रिटेन की कंपनी थी। तो ब्रिटेन में हमने पहले ही बताया कि ब्रिटेन में दो प्रकार की सरकार चलती थी, एक राज परिवार था, एक संसद हुआ करती थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो धीमे धीमे उसने भारत में अपना क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया, और ब्रिटेन से बैठ करके ब्रिटेन की संसद इन्हें मैनेज करने के लिए, इन्हें चलाने के लिए ब्रिटेन से ही नियम बनाती रही और वहीं से इसको मैनेज करती रही। तो उन्हें ये बात का डर हो गया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब अपना व्यापार बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं ये हम पे हावी ना हो जाए, इसलिए उस पर कमांड लगाना ब्रिटेन वालों ने शुरू किया। इस कमांड को लगाने के लिए 1773 ईस्वी में वहां के वर्तमान, ये रानी थी महारानी एलिजाबेथ, राज परिवार से थी, महारानी एलिजाबेथ क्वीन जो कहा जाता है। तो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए। लेकिन 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के तात्कालिक, यानी उस टाइम जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। तो तत्कालिक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया जो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था कि कंपनी को नियमित रूप से और नियंत्रित तरीके से चलाया जा सके। तो इसके लिए लॉर्ड नॉर्थ ने एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम को कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये किसने बनाया? लॉर्ड नॉर्थ ने, जो ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। अब ये 1773 का रेगुलेटिंग पहला अधिनियम था। भारतीय संविधान जो बना है उसमें जो पहला नियम लिखा गया है वो कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसलिए संविधान की पहली नींव, पहला अधिनियम यही है, और संविधान की नींव हमारी
यहीं से पड़ी। इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और पहला नियम उसमें यही लिखा गया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये एक्ट क्या था इसके बारे में समझते हैं। इस एक्ट के कार्य क्या थे, इस एक्ट की खास बात क्या थी, इसके बारे में समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही फेमस पॉइंट है, जहां से ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन एसएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी तक में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें, इसकी कुछ खास बातें देख ली जाए। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला पॉइंट बुलेट के तरीके से समझेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। पहला पॉइंट, इसे किसने लागू किया? ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, नाम क्या है उनका? लॉर्ड नॉर्थ, इनके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट है ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, ये क्यों बनाया गया? तो ये समझिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, हम शॉर्ट में लिखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित रूप से चलाने के लिए बनाया गया। नियमित रूप से संचालन करने के लिए पारित किया गया। ठीक है, अब वो रहते तो ब्रिटेन में थे, लेकिन उनकी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां से मैनेज करते थे, ब्रिटेन से। वो रहते कहीं और पे और मैनेज कहीं और करते हैं। तो यहीं से हमारे केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी। केंद्रीय प्रशासन, अब ये केंद्रीय प्रशासन क्या है? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अब ये केंद्रीय प्रशासन क्या, एक बात को समझ लिया जाए। जब एक व्यक्ति अपनी जगह से बैठ करके दूर दूर तक लोगों को मैनेज करता रहता है तो उसे हम सेंट्रल मैनेजमेंट कहते हैं, हिंदी में उसे हम केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। ये पहली बार तभी हुआ जब ब्रिटेन से बैठ करके ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज किया जा रहा था, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, उनको चलाया जा रहा था। इसलिए यहीं से हमारे केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी। अब इसकी और क्या खास बातें थी, चलिए समझा जाता है। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उस दौरान जितने भी हमारे प्रांत हुआ करते थे, वहां के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, जो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता, सारे के सारे मुक्त हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बंगाल के गवर्नर को, जो गवर्नर था, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम गवर्नर था, गवर्नर का पद, बंगाल के गवर्नर का पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा, अब बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर जनरल कहाएगा, और जो भी उसके अंतर्गत जितने जनरल अन्य है, गवर्नर जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसको अपना मुखिया मानेंगे, हेड मानेंगे। यानी कि अब जितने बाकी के गवर्नर थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जैसे कि बंबई के गवर्नर जनरल, मद्रास के गवर्नर जनरल, उड़ीसा के, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे गवर्नर एक दूसरे से मुक्त हुआ करते थे, अब वो इस गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब इसके अनुसार वो काम करते थे। तो पहली ये एक पॉइंट है, और इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट बनता है वो पॉइंट है कि प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रथम गवर्नर जनरल का नाम। तो याद रख लीजिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है। ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। अब इनका काम भी
पूरे कंपनी के हिसाब को, लेखा जोखा को जाकर के ब्रिटेन में सूचना देना था। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अलावा कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी? अब इसके साथ ही साथ जो हमारा कोर्ट है, भारत में न्यायालय बना है, उसकी नींव भी इन ब्रिटेन वालों ने ही डाली है। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसके साथ ही साथ 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसका नाम पहले कलकत्ता था वो कोलकाता कहलाता है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय, कोर्ट बनाया गया। और वही कोर्ट आज भी भारत में चल रहे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट वहां पे है दिल्ली में, और हाई कोर्ट हर जगह स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश हुआ करते थे, 3 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहले इस हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम है, उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम, प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम, यह भी कई बार आ चुका है, न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, याद रखिएगा, अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, सर एलिजा एम्पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन सरकार ने जता दिया कि ठीक है, तुम भले ही हमारी कंपनी हो जाकर के भारत में व्यापार कर रही हो, लेकिन अब वहां जितने प्रशासनिक कार्य होंगे, सारे के सारे कार्यों का निपटारा, अगर कोई विवाद होता है तो वहां कहां फैसला होगा? उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में होगा। ब्रिटेन में जैसे उनका कोर्ट हुआ करता था, सेम टू सेम वैसा ही कोर्ट इन्होंने कलकत्ता में बनाया, और वह उनके फैसले इस उच्चतम न्यायालय में दिए जाते थे। साथ ही साथ ब्रिटेन ने यह जता दिया कि अब भारत में अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य होता है तो उसमें ब्रिटेन की भी हिस्सेदारी होगी, ब्रिटेन की मर्जी के बिना उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो बात को समझिएगा, पहले आए व्यापार करने के लिए, अब धीमे धीमे वो उसमें हिस्सेदारी जताने लगे, और यहां से शुरू हुआ भारत पे कब्जा करना, गुलामी का दौर, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद। तो ये ऐसे ही चलता रहा। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पहले खास बातें जान ले, उसके बाद गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। तो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे था। अब और क्या बातें हुई? इसके साथ ही साथ जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे, वो निजी व्यापार भी कर लिया करते थे। लोगों को बेचा कुछ भी, पैसा जो लाभ आया वो अपने पास रखते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। निजी व्यापार कर लिया करते थे, रिश्वत ले लिया करते थे, उपहार ले लिया करते थे भारत वालों से। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इस पे रोक लगा दी। अब कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता, उपहार नहीं ले सकता, रिश्वत नहीं ले सकता। निजी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या फिर कर्मचारी द्वारा, ये समझिएगा कि जितनी बातें लिखी जा रही हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार पर रोक, निजी व्यापार एवं रिश्वत, उपहार पर रोक। अब इन्होंने ये चीज भी लगा दी कि अब कोई भी हमारा कर्मचारी किसी के साथ निजी व्यापार नहीं करेगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई भी उपहार नहीं लेगा। तो यहां से पहला जो नियम बना 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, वो एक्ट किस लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको वहीं से बैठ करके मैनेजमेंट करने के लिए। तो इसके साथ ही साथ हमें कुछ चीजें मिली, याद कर लिया कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ये लागू किया गया। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित रूप से चलाने के लिए पारित किया गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। बंगाल के गवर्नर का पद का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया, बाकी गवर्नर इसके अधीन हो गए। पहले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसी की देन है कि हमारे इंडिया में कोर्ट है। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे, और कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार एवं रिश्वत उपहार पर रोक लगा दिया गया। ये कुछ बातें थी जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की खास बातें थी। इसके साथ ही साथ इंग्लैंड में दो ऐसी संस्थाएं बनाई गई जो भारत में ईस्ट इंडिया के व्यापार कार्य को और प्रशासनिक कार्य को दोनों को संभालती थी। कौन सी वो संस्थाएं थी? पहला था निदेशक मंडल। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं।
कि कौन कौन सी संस्थाएं थी। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अगर ये एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपको याद होते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव या फिर वनडे एग्जाम्स के लिए जीएस में आपके नंबर्स नहीं जाने वाले। एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि वो कभी भूल ना पाए। पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो भूले ना। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खास बातें क्या थी, लेकिन अब साथ ही साथ इसके साथ में ब्रिटेन में दो संस्थाएं बनाई गई। दो संस्थाएं बनाई गई कंपनी के देखरेख के लिए, कंपनी के नियंत्रण के लिए दो संस्थाओं का निर्माण। गठन, दो संस्थाओं का गठन। कहां पे ये गठन हुआ? ब्रिटेन में। क्यों हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की नियंत्रण करने के लिए, उसको चलाने के लिए। अब ये कौन कौन सी संस्थाएं थी? पहला था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, जिसे हमें कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो दूसरा था वो था हितधारक मंडल, जिसे कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। ठीक है, तो ये दो संस्थाएं थी जिनका एक काम प्रशासनिक मामलाओं को सुलझाना था और एक का काम व्यापारिक जितने भी कार्य हुआ करते थे उनको निपटाना। एक का कार्य कर दिया गया और जितने प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे उनका कार्य दूसरी संस्था को दे दिया गया। तो ये दो संस्थाओं का गठन हुआ इन्हीं के राज में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। तो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट की खास बातें थी, वहां पे हमने आपको कुछ बताया कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतया अपने नियंत्रण में चलाने के लिए और भारत में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए ही ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटेन ने ये लागू किया। अब ये एलिजाबेथ जो हमारी थी क्वीन, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में करने के लिए पारित किया था इंडिया में। तो यहां से ही गुलामी की कहानी शुरू होती है। 1773 में ये जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं होती है। उन्हें लगा कि नहीं, इसमें कुछ कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 में, फिर से कब? 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य काम क्या था? जो भी एक्ट में वर्णित किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी बातें थीं, जितने नियम बनाए गए, ठीक है, कुछ लोग उन नियमों से संतुष्ट हुए, कुछ लोग उन नियमों से असंतुष्ट रह गए, उनमें कुछ कमियां थीं और उन कमियों को दूर करने के लिए, संशोधित करने के लिए ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संशोधन करने के लिए, उनकी कमियों को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में पहला नियम जो विदेशियों ने लिखा था, विदेशियों ने चालू किया था, और वो हमारा पहला अधिनियम कहलाया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और यहां से नींव पड़ती है भारतीय संविधान के विकास की कहानी शुरू होती है। इसके बाद और भी एक्ट्स आए, जैसे कि पिट्स एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट हुआ। तो इन एक्ट्स के बारे में भी पढ़ा जाएगा, इन एक्ट्स के भी हम डीप में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर सही कर पाए। और पढ़ाई कभी भी एग्जाम के लिए ही मत करिए, नॉलेज के लिए करिए, ताकि किसी से अगर हम कम्पिटिट भी करते हैं, किसी से हम डिस्कस भी करते हैं, तो नहीं लगे कि कुछ ना कुछ हम जानते हैं और हमारी पढ़ाई कुछ सक्सेस हुई है, कुछ ना कुछ उसका मतलब है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और यहाँ से आपकी संविधान की क्लास यहीं पे आज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।